Every year, thousands arrive in Delhi. Students chasing dreams of higher education, young professionals chasing careers, skilled and unskilled laborers chasing survival. For decades, the capital has welcomed them all as a city of opportunities, a city of resilience, a city that once promised affordable shelter. But Delhi's promise is breaking. The demand for homes is exploding and the rents are soaring. तो ये एक रीसेंट फिनोमेना है और मैं समझता हूँ कि दिल्ली की स्थिति जो है इनमें सबसे अधिक चिंता की बात करता है। मैं एक ट्रैप में फंस गया हूँ जिससे बाहर निकलने की मैं जितनी ज़्यादा कोशिश करता हूँ मैं उतना ही ज़्यादा उसमें फंसता जाता हूँ। जब मैं 17 साल का था उस समय जब आया था और आज जब मैं 13-14 साल पूरा किया और हाथ में वैसे कुछ कंक्रीट नहीं है, शायद मुझे ऐसा लगता है। 2 महीने से तो ये हो ही रहा और दूसरे तीसरे दिन यहाँ को बारिश हो ही रही है, तो बीच को हुआ है, उधार वगैरह भी हुआ है, रेंट भी रुका है। According to a recent ANAROC study, rents in Delhi and 6 other Indian cities have surged by nearly 70% in just 6 years, with the sharpest rise in the last 2 years alone. Today, Delhi stands among India's most expensive cities for renters. To understand what that means for the young who come to Delhi to study or work, we are following 3 men, Deepak, Anurag and Qasim, each from a different background, each navigating the rental space in his own way. 30-year-old Deepak Ghazipuri, a PhD scholar from Allahabad, first arrived in Delhi in 2013 with the dream of building a brighter future. तो मैं 13 में आया था दिल्ली, तो मुझे लगता है जो फुल क्रीम दूध था अमूल का वो था शायद 19 रुपये का या 17 या 18 का था। अभी कितने का है? 35 रुपये का फुल क्रीम है। आप मतलब आप इमेजिन करिए कि सीधा 2 गुना हुआ है। तो रेंट वालों से अगर हम कहते हैं, जो मकान मालिक होते हैं, तो वो कहते हैं कि तुमको याद है वो दूध का पैकेट? हाँ मुझे तो याद ही है। वो कितना बड़ा है? तो पूरी महंगाई बढ़ी, सब्जी महंगा हुआ, दाल महंगा हुआ। तो मैंने कहा यार आपका रेंट कैसे मतलब 2 गुना हो सकता है? मतलब रेंट कोई वो तो है नहीं कि मतलब वो भी मतलब उल्लू जुलू तर्क देते हैं कि हाँ महंगाई बढ़ी है तो मेरा भी यही रोज़गार है, तो वो रोज़गार से जोड़ते हैं। तो उनसे आप काउंटर भी नहीं कर सकते, आपकी मजबूरी है रहना। In these years, he has shifted from one corner of the city to another, living in different rented rooms, never quite settling. For the last 3 years, he has been living in Munirka, paying 6,500 rupees a month for a one-room kitchen. वही है कि 5-6 हज़ार वो महीने का हर सप्ताह भेज देता है, मतलब हर महीने के पहले सप्ताह में भाई, और उसी मैनेज होता है लगभग 12-13 हज़ार के आसपास जो भी बजट बना के। But his income is fragile. Deepak survives on a non-net fellowship of just rupees 8,000, with occasional support from his family back home. उसके अलावा कभी कभार बिजली का बिल भी मेरे पास आएगा अगर 200 यूनिट से ज़्यादा गया। इंटरनेट के लिए दे रहा हूँ मैं, और बाकी आप उमस तो देख ही रहे हैं। ये रात को मैं सो रहा था तो अचानक से ये पूरा प्लास्टर उखड़ के यहाँ नीचे गिरा। मैंने सुबह सारा प्लास्टर ये साफ़ किया है, और अभी 2 दिन पहले देखिए अब ये बिल्कुल नया लगा हुआ है, ये टूट गया था। इतना ख़राब कंस्ट्रक्शन हुआ है, आप इस पर एक हथौड़ा मारेंगे ना तो इसमें गड्ढा हो जाएगा। व्हेन इट कम्स टू नॉर्थ कैंपस, यहाँ एक्सट्रीम क्लास डिफरेंस है। यहाँ तो ब्रोकर या फिर जो प्रॉपर्टी डीलर है वो आपके मुंह पे बोल देते हैं कि 6,000 में तो यहाँ पे एक झोपड़ी भी नहीं मिलेगी, आप तो रूम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। Anurag Kumar Bodh, 26, a first-generation learner from Etawah, Uttar Pradesh, fought his way through to the Delhi School of Economics, earning his master's in sociology. Today, he works as a field researcher at an independent think tank. When he got the job, he thought he could finally move into a better home, a space of his own after years as a student. But in Delhi, ambitions collide often with reality. The rents were far beyond his budget, and Anurag found himself settling in Nehru Vihar, a neighborhood he could just about afford. अराउंड 6500 में मेरा पर मंथ यहाँ मैनेज हो गया। बट अगेन वही चीज़ जो मैंने कैलकुलेट नहीं की थी, जो एक्स्ट्रा रेंट एक्सपेंसेस हैं मेरे,
इंटरनेट का बिल हो गया, उसके अलावा ये जो मैं रहना खाने का अलग से जो मैंने अब सारा कुछ सेटअप बना रखा है, मैं खुद से ही कुक करता हूँ, तो वो खर्चा सारा मेरे ऊपर है। तो ऑलमोस्ट अभी भी मेरे महीने का 10,000 के आसपास जाता है, विच इज़ ऑलमोस्ट अ हैंडसम पार्ट ऑफ माई सैलरी। और मैं फर्स्ट जनरेशन लर्नर हूँ, इसकी वजह से मुझे सारा पैसा घर पे भी देना होता है, अपने लिए भी बचाना होता है। तो मुझे नहीं समझ आता है कि ऐसे में वो ब्रेकअप किस तरह से करूँ कि घर पे भी एक ठीक ठाक अमाउंट दे पाऊँ और यहाँ अपने लिए भी एक ठीक ठाक अमाउंट बचाना। बैठ रहा पूरा कपड़ा बाग था, अब गीला हो गया, गंदा पानी से क्या करें? बाहर आपने देखा नहीं, आप आए होंगे जहाँ से देखा होगा, पानी बह रहा है नीचे नाले का, और इसकी वजह से यहाँ का हिसाब किताब ही इतना ख़राब हो गया था। डिलीवरी भी हो ही नहीं रही थी, लगभग बंद ही चली थी कुछ दिन। तो वही है कि उसमें नुकसान तो नुकसान ही है, नुकसान ही हुआ है, और क्या हुआ। महीने में वही 20,000 रुपये करीब कमाते हैं, उसमें 6-7 हज़ार रुपये का तो मैं रूम को ही देना पड़ जाता है। अपना खाना वाना सब कर करीब वही 5-6 हज़ार रुपये बचते हैं, बस वो घर भेजने होते हैं, बस बहरहाल कुछ बचता नहीं है। For the last 5 years, Mohammad Qasim, 25, from Uttar Pradesh, has made his living in Delhi as a gig worker, riding through the city for various delivery apps. Qasim once lived in Shaheen Bagh, but rising rents forced him to vacate his one-room kitchen that costed him around 5,000 per month. Now he lives in a small one-room set in Jasola, paying 6,000 per month as his rent, balancing his life here and making ends meet. हाँ, टेंशन तो होती है, बस वही है कि अगर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो दिमाग ही काम करना बंद कर जाएगा, फिर क्या करेंगे। अगर आप देखें तो 2001 से 2011 तक इसके आंकड़े हमारे पास हैं। हम देखते हैं कि दिल्ली में पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट नेगेटिव हुआ है, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हुआ है। और प्रेडिक्शन को मैंने देखा 2011 से 2024 का जो प्रेडिक्शन है वो भी दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बहुत सारे एरिया में नेगेटिव है, और न्यू दिल्ली कॉरपोरेशन भी नेगेटिव है। इसका मतलब ये है कि रेंटल हाउसिंग बन नहीं रहा है, माइग्रेशन भी कम है, लेकिन जितना बनना चाहिए रेंटल हाउसिंग वो नहीं है। तो रेंटल हाउसिंग का जो सप्लाई है दिल्ली के कोर एरिया में बहुत कम है। दिल्ली में माइग्रेशन के 3 स्ट्रीम्स हैं जनरली। एक तो हायर लेवल पे माइग्रेशन है, उसमें निश्चित रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट है, आईटी सेक्टर है, इंजीनियरिंग है, फाइनेंशियल कंपनीज हैं, विदेशी कंपनियों में काम करते हैं। 2 लाख 3 लाख 4 लाख मिल जाता है स्टार्टिंग में या नौजवानों को, तो उसके तुलना में वो घर भी मिल जाते हैं, वो चिंता की बात नहीं है। अगर आप सबसे नीचे की तबके की बात करें, जो कंस्ट्रक्शन लेबर है, ठेला चलाता है, कोई ऑटो चलाता है, महीने में 20,000 रुपये कमा रहा है, उसके लिए घर की समस्या उतनी नहीं है जितना बाकी चीज़ों की, रोज़गार की समस्या। तो घर के बारे में बहुत चिंता नहीं करता, पानी मिल जाए, बिजली मिल जाए और साफ़ सफाई हो, घर तक पहुंचने का रास्ता ठीक हो, उसे कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है। 2,500 से लेकर 3,000 4,000 में झुग्गी मिल जाती है। लेकिन जो 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा है वो फिर 5,000 6,000 वाले घर में नहीं रहना चाहता, वो चाहता है कि एक डिसेंट सोशल लाइफ भी हो। इसीलिए मैं समझता हूँ कि अगर प्राइवेट सेक्टर में रेंटल हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए सरकार ऐसे इंसेंटिव्स दे, ताकि हमारा जो प्रेजेंट रेट ऑफ रिटर्न रेंटल हाउसिंग से 3% है, 2.5% है, उसको बढ़ा के 4% कर सके। अगर इन फैसिलिटीज़ प्राइवेट सेक्टर को मिला तो ये प्राइवेट सेक्टर ये जिम्मेदारी ले सकते। उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि सरकार की अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सरकार की बहुत बड़ी भूमिका इसमें होती है। सरकार ने कोई रेगुलेशन किया ही नहीं। जो मिनिमम वेज का मामला है ना, केजरीवाल आए थे, कुछ 14,000 किया था, बहुत उन्होंने हो हल्ला किया कि रूम रेंट्स का भी हम रेगुलेशन करेंगे क्योंकि विद्यार्थी परेशान है। उनकी पार्टी खड़ी हुई थी विद्यार्थियों के दम पे, शायद पहली बार अगर देखा जाए विद्यार्थी खूब जुड़े थे उनसे, क्योंकि ये उम्मीद थी कि रेंट रेगुलेशन होगा, उनके लिए थोड़ी आसानी होगी, प्रेशर नहीं होगा। लेकिन यहाँ कुछ है ही नहीं।
मैं किसी भी सरकार को एक ही पलड़े में रख के तोलता हूँ और मैं किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि वो हमारे लिए बहुत कुछ करे, क्योंकि अल्टीमेटली शायद हम उनके लिए आज भी वो कोर वोटर नहीं है, आज भी हम नेगोशिएट नहीं कर सकते उनके साथ, जैसे जो बाकी का दिल्ली का मिडिल क्लास है वो नेगोशिएट कर पाता है। इनको खैर मुझे तो इस बारे में नहीं पता इतना कि कितने क्या बोला क्या नहीं बोला, क्योंकि अभी तक बोलते तो सभी हैं पर किसी ने कुछ करा तो है ना। और सबसे ज़्यादा तो हमारी ये सरकार बेकार है, कोई फायदा नहीं है। देखिए, हमारे देश में और विदेश के भी एक्सपीरियंस ये है कि जब किसी भी वल्नरेबल सेक्शन की इंटरेस्ट को, उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स पास किए जाते हैं, उससे अक्सर लॉन्ग टर्म में उनका भलाई होने की जगह उनका नुकसान हो जाता है। आपने रेंट कंट्रोल एक्ट लगा दिया, उसको अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया तो लोग रेंट देना बंद कर देंगे, फिर आपको देंगे, रसीद नहीं देंगे, तरह तरह के इलीगल तरीके से उनका एक्सप्लॉयटेशन होने की गुंजाइश है। इंटरस्टेट माइग्रेशन एक्ट है जिसमें ये प्रोविज़न है कि अगर आप दूसरे स्टेट से आए हुए हैं, दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो आपको 2 बार जाने का पैसा मिलेगा। बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ हैं, उसको पूरा करना ज़रूरी है। इसकी वजह से कोई भी कंपनी, कोई कहता है मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, नहीं, आपको हम नौकरी नहीं देंगे। अगर आप ये डिक्लेयर ना करो कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तो वो अपना गलत एड्रेस डाल के दिल्ली का एड्रेस दे, तब उसको नौकरी मिलती है। तो कानून बनने से अगर हाउसिंग मार्केट का ये लॉजिक है कि वो बहुत प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन ये लोअर मिडिल क्लास के लिए अगर आप सोचें कि हम कानून से सारा समस्या का समाधान कर देंगे, तो मुझे नहीं लगता संभव है। इसलिए ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को टारगेटेड हाउसिंग इंटरवेंशन करनी चाहिए। अभिशाप है शायद, मतलब, लेकिन फिर वही है कि जाएगा कहाँ? उत्तर प्रदेश में कोई ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नहीं होने की वजह से, हाँ ये भी अच्छी बात है कि हमारे स्टेट में या जितने भी हिंदी पट्टी के स्टेट हैं खास तौर से, हर बार ये मुद्दा बनता है कि हम रोज़गार ले आएंगे, फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, स्किल डेवलपमेंट कुछ काम करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं। हर साल इलेक्शन खत्म होते हैं, फिर प्रवासी उसी बल्क में आते हैं नौकरी की मार में, और अब देखिए ना कितने लेबर चौराहे बन गए हैं, लोग खड़े होते हैं कोई उनको लेके जाए काम के लिए। तो बहुत मुश्किल है, वो दिल्ली वालों की नहीं है, कुछ लोगों के लिए है। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो मुझे तो लगता है दिल्ली गिव्स यू एन आइडेंटिटी क्राइसिस। जब आप दिल्ली में आते हैं तो ना तो दिल्ली के लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे होते हैं ड्यू टू योर बैकग्राउंड, इट मे बी रीजनल बैकग्राउंड, इट मे बी कास्ट बैकग्राउंड, इट मे बी क्लास बैकग्राउंड। और दूसरा, जब आप वापस अपने गांव जाते हो उनको लगता है कि आप दिल्ली वाले हो गए, आप शहर वाले हो गए, आप उनके साथ भी रिलेट नहीं कर पाते। तो मैं क्या हूँ, मेरी आइडेंटिटी क्या है, क्या मैं दिल्ली वाला हूँ या आज भी मैं एक यूपी वाला हूँ, मैं भी दोनों के बीच में फंसा हुआ हूँ। सो आई एम नॉट एबल टू डिसाइड कि मैं कौन हूँ। ऐसा कुछ नहीं है भाई, कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता। सिर्फ कहने की बात है कि दिल्ली दिल वालों की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक स्टडी मैंने देखा दिल्ली का और प्रयागराज का, इलाहाबाद का, उसमें बताया गया कि ये जो एटीट्यूड है टेनेंट्स के सोशल आइडेंटिटी पर, उसको ध्यान में रखते हुए घर को देने का, वो सिर्फ रिलीजन के बेसिस पे ही नहीं है। वो साउथ का है तो उसका ऐसा कैरेक्टरिस्टिक होगा, पंजाबी अगर है तो शायद घर खाली नहीं करेगा, बंगाली अगर है तो हो सकता है कि मछली मांस जो है सुबह शाम। लेकिन ये निश्चित बात है कि हाउसिंग मार्केट फॉर द मुस्लिम्स वो बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर्ड है, कुछ ही एरिया में मिलता है और तरह तरह के आर्गूमेंट देते हैं स्किल डिस्क्रिमिनेशन के लिए। इसको हम ये सोशल इंजीनियरिंग बहुत मुश्किल है चेंज करना माहौल में, लेकिन मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के अंदर ये प्रोविज़न अगर हो जी वल्नरेबल सेक्शंस के लिए कुछ हाउसिंग की सब्सिडीज़ मिले तो जॉब भी कम है, हाउसिंग भी कम है, लेकिन इन सारी चक्करों में जो नौजवान की उम्मीद है कि मैं घर में भी पैसे भेजूंगा और घर अपने गांव जैसा हो, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है इसी की वजह से है कि जो आपका ड्रीम था, हम घर को भी मेंटेन सपोर्ट कर लेंगे और अपना भी एक रीजनेबल सा डिसेंट लाइफ होगा, ये मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को सरकारी सहायता के बिना संभव नहीं लगता मुझे। दिल्ली और एज वी से दिल वालों की दिल्ली।
but for thousands of migrants, it has become a city with no home.